नमस्कार साथियों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस सीरीज में हम बात करें राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन देखा था। जैसे कि ये राजस्थान का मैप था और इसमें राजस्थान को भौगोलिक विभाजन के आधार पर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 भागों में राजस्थान का भौगोलिक विभाजन करके हमें जो है इसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन ले लिया है कि उसका जो उत्पत्ति कब हुई, उसका विस्तार, उसकी विशेषता और उसका वर्गीकरण। तो उम्मीद है कि आपने पीछे की क्लासें जरूर लगाइए, नहीं लगाई तो वो क्लासें लगाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? चतुर्थक महाकल्प, नूतन महाकल्प या नियोजोइकेरा, इसके प्लीस्टोसीन काल में उत्पत्ति हुई थी। गंगा यमुना जो नदियाँ थी उसके द्वारा लाए गए जो जलोढ़ थे, अवसाद थे, उनके जमाव से इस मैदान की उत्पत्ति हुई। ये हमने चर्चा कर ली। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका वर्गीकरण, ठीक है, उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। जैसे हाड़ौती के पठार का हमने देखा था, उसका भी वर्गीकरण किया गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका वर्गीकरण किया गया भौगोलिक संरचना के आधार पर। ठीक है, जो भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी क्या है, वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण कितने पार्टों में किया गया? 3 पार्टों में। कौन कौन से? एक तो चंबल बेसिन, दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा माही बेसिन। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, चंबल, बनास बाणगंगा और माही बेसिन। ठीक है, अब इन बेसिन्स में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं भाई, कोई मैदान आते हैं या फिर कुछ और जो है वगैरह यहाँ पे क्षेत्र आते हैं औद्योगिक दृष्टि से या फिर अलग जो है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंबल बेसिन। ठीक है, अब चंबल बेसिन कहाँ है? जो चंबल नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन में शामिल है। और इस बेसिन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? बीहड़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चंबल बेसिन की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है? बीहड़ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है और इसका बेसिन कहाँ से कहाँ तक बनता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये यहाँ से अपनी जो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से? जन्नापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है। और जस्ट अपने राजस्थान में जो इसका प्रवेश पॉइंट है वो है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। और ये चित्तौड़गढ़ से होते हुए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, और यहाँ से धौलपुर से निकल कर आगे यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? चंबल का जो है बेसिन कहलाता है। अब ये जो चंबल बेसिन की कुल लंबाई है ना 480 किलोमीटर, जबकि इसका विस्तार, इसका जो फैलाव है ना पूरा कितने वर्ग किलोमीटर में है? वो है 450 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, इस बेसिन का फैलाव है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं कि ये जो चंबल नदी है इसके बारे में कुछ एक मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डांग प्रदेश मिलते हैं, कुछ यहाँ पे जो अवनलिका प्रदूषण होता है चंबल नदी के द्वारा, तो उससे क्या कुछ स्थलाकृति निर्मित होती है उसको हम देखते हैं। देखो जैसे कि ये चंबल नदी, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र, जब नदी प्रवाहित होती है उसका एक निश्चित स्थान ना होने की वजह से क्या वो जो पानी है वो छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में जो है उस सीधी धारा से टूट जाता है। ठीक है, और जमीन में वो अलग अलग दिशाओं में वो बिखर जाता है, पानी फैल जाता है। तो उससे क्या होता है? अवनलिका प्रदूषण होता है। तो उससे जो इस प्रकार की एक संरचना बनती है, उबड़ खाबड़ जो एक संरचना बन जाती है, उत्खात स्थलाकृति बन जाती है। अब इस स्थलाकृति से होता क्या है इसको हम आगे देखते हैं। देखो ये जो उबड़ खाबड़ स्थिति बनी थी, ठीक है, इसकी जो उच्च भूमि है वो तो डांग कहलाती है। और इसी प्रकार से उबड़ खाबड़ जो अवनलिका प्रदूषण हुआ उसकी जो निम्न भूमि है वो खादर कहलाती है। ठीक है, उच्च भूमि तो डांग में शामिल होगी, उसको डांग कहते हैं। और खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा, जो चंबल नदी के द्वारा नवीनतम रूप से जो मिट्टी बिछाई जा रही है, उपजाऊ मिट्टी, वो क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा खादर में शामिल होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है? जो अवनलिका प्रदूषण हो रहा है वहां पर क्या है? उबड़ खाबड़ जगह, लेकिन पानी की वजह से वहां पे क्या है? जंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो उन जंगलों को देखो, चंबल नदी के द्वारा जो अवनलिका प्रदूषण हो रहा है उससे निर्मित जो उत्खात स्थलाकृति है, उबड़ खाबड़ जो संरचना है, वहां पर क्या है? घने जंगल बन जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन जंगलों को बीहड़ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। जो चंबल नदी की अवनलिका प्रदूषण के कारण, उसके पानी के बहाव में जो तोड़ मरोड़ होने के कारण जो अवनलिका प्रदूषण हुआ, तो उसके कारण जो उच्च भूमि क्षेत्र बना वो डांग कहलाता है। निम्न भूमि क्षेत्र जो है वो खादर कहलाता है। और उन क्षेत्रों के बीच में जैसे जो भी जितने भी जंगल पनपे ना, तो वो जंगल क्या है? बीहड़ कहलाते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कि जो बीहड़ है
तो बीहड़ जो है वहाँ पर क्या कुछ विशेषता मिलती है। सबसे पहले देख लेते हैं डांग प्रदेश। ठीक है, जो बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है वो तो डांग में है, और यहाँ पर क्या दस्यु या डाकू निवास करते हैं। डाकुओं के निवास के कारण इसे डांग प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डांग प्रदेश है वो कहाँ तक है, मुख्यतः जो है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन जो है 3 जिलों में ये डांग क्षेत्र जो है जहाँ पर डाकू निवास करते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र जो है ये चंबल नदी के अवनालिका प्रदन का, तो वहाँ पर ये जो है इन 3 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है, अब 2-3 फैक्ट ये देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक बीहड़ है चंबल नदी के द्वारा जो जंगलों का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ वो सबसे ज़्यादा जो बीहड़ है वो कहाँ पर है, धौलपुर में। ठीक है, और सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार, इसका जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। और बीहड़ की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया। अब ये जो देखो जो डांग क्षेत्र है वहाँ पर क्या डाकू निवास करते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक धारा से, आर्थिक धारा से, समाज की जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है और जो आर्थिक परिवेश है उससे क्या वो पिछड़े हुए हैं। तो इस डांग क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनके विकास के लिए, उनको सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए, उनको आर्थिक विकास के फायदे देने के लिए कुछ एक कार्यक्रम चलाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 2004 में। और कहाँ चलाया गया, ये भरतपुर और कोटा संभाग के 8 जिलों में। भरतपुर संभाग के 4 जिले और कोटा संभाग के 4 जिले। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, उसी प्रकार से कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, इन 8 जिलों में जो है ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, इनको सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की धारा से जोड़ने के लिए। ठीक, इसी प्रकार से कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है। ठीक है, वो किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में ये चलाया गया है, और ये भी जो है इन भरतपुर और कोटा संभाग के 8 जिलों में संचालित किया गया। ठीक है, ये थी डांग क्षेत्र में जो है इनको सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में शामिल करने के लिए, इनके विकास को और ज़्यादा अग्रसर करने के लिए जो है 2 प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो हमने देखा था, ये जो था वो पूरा चंबल बेसिन के बारे में था। हमने सबसे पहले देखना था कि जो पूरे मैदानी प्रदेश है उसको भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा, जिसमें सबसे बड़ा जो है चंबल बेसिन, उसके बाद बनास बाणगंगा और माही बेसिन। ठीक है, तो हमने चंबल बेसिन के बारे में अच्छे से देख लिया, उम्मीद आपको समझ में भी आ गया। बाकी बचा बनास और बाणगंगा बेसिन, वो हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में। तो आप इन क्लास में ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। राम राम।